नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 6 का पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। आज हम पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन में चर्चा करेंगे पर्यावरण आंदोलन, यानी पर्यावरण को लेकर कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, कहाँ कहाँ आंदोलन चलाए गए। तो बात करते हैं पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों की सरकार तथा अलग अलग भागों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन चलाए। यानी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग देश है, यानी अलग अलग देश उनकी सरकारों ने तथा वहाँ के जो भी पर्यावरण के कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने स्थानीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चलाए, कई आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों में बात करते हैं फिलीपींस में हरित संगठनों ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए आंदोलन चलाए। यानी फिलीपींस देश में हरित संगठन यानी जो पेड़ों को लेकर संगठन बनाए गए, उन्होंने गरुड़ पक्षी विलुप्त हो रहे गरुड़ पक्षी तथा अन्य शिकारी पक्षियों के बचाव के लिए क्या क्या आंदोलन चलाया। बंगाल में टाइगर को बचाव की मुहिम चल रही है, यानी टाइगर को बचाओ इसकी क्या चल रही है, मुहिम चल रही है। भारत में बंगाल में टाइगर बचाओ मुहिम चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन चलाए गए। ऑस्ट्रेलिया में जो खनिज उद्योग है, यानी लगातार खनिज उद्योगों का क्या है, स्थापना की जा रही है, उद्योग बढ़ रही है, उनके विरोध में क्या चलाए जा रहे आंदोलन, यानी खनिज उद्योगों की स्थापना वो क्या है कम से कम की जाए, इनके विरोध में क्या चलाए जा रहे हैं, आंदोलन चलाए जा रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांध यानी जितने भी बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है उनके विरोध में, यानी इनके निर्माण को क्या किया जाए, कम किया जाए, विरोध में आंदोलन चलाए गए। जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, प्रसिद्ध है। यानी मेघा पाटेकर द्वारा चलाया गया नर्मदा आंदोलन जो भारत में चलाया गया था, नर्मदा नदी है उस पर बांध बनाया गया सबसे बड़ा, उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया। फिलीपींस में कई समूह तथा संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी, उस कंपनी का नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। सर्वाधिक विरोध, यानी इस कंपनी के खिलाफ सर्वाधिक विरोध है वो ऑस्ट्रेलिया के स्वदेश में हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया के खुद के नागरिकों ने इसका क्या किया, विरोध किया। 1980 के दशक में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, यानी विश्व का पहला बांध के विरोध में आंदोलन है वो दक्षिणी गोलार्ध में 1980 के दशक में चला। ऑस्ट्रेलिया में चला ये आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। यानी फ्रैंकलिन नदी है उसके जल को बचाने के लिए तथा इसके आसपास के जो भी पेड़ पौधे है वन है उनको बचाने के लिए ये आंदोलन चला। ये आंदोलन है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला। कब चला, 1980 के दशक में चला। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बचाने की क्या लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। अब हम बात करते हैं संसाधनों की भू राजनीति, यानी संसाधनों की भू राजनीति क्या है उसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय देशों ने काफी विस्तार किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि उसने अपने अधीन देश का आर्थिक शोषण किया। यानी यूरोपीय देशों का सर्वाधिक विस्तार होने का कारण, मुख्य कारण यही है कि उनके जो भी अधीन देश आते हैं उनका उन्होंने क्या किया, आर्थिक शोषण किया, बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण किया। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसे देश का विकास भी क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। यानी जिस देश के पास संसाधन जितने अधिक होंगे उस देश का विकास भी उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। पानी के ऊपर नियंत्रण और पानी के बंटवारे को लेकर अलग अलग देशों के बीच क्या लगी हुई है, लड़ाई लगी हुई है। यानी पानी के ऊपर किसका नियंत्रण है, कौन से देश का नियंत्रण है, एक देश से दूसरे देश में जाने वाली नदियों के विवादों के मध्य, यानी पानी के बंटवारों को लेकर क्या लगी हुई है, लड़ाई लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। जैसे बात करती है भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी का जल बंटवारा, वो भी क्या है, एक विवादास्पद मुद्दा है। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदारी करते हैं, यानी जॉर्डन नदी के पानी है उसके दावेदारी है वो 4 राज्य करते हैं।
वो 4 राज्य है इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। यानी इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान ये क्या करती है, दावेदारी करती है कि जॉर्डन नदी का पानी है वो अपना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व काफी बढ़ा जिस देश के पास क्या है, तेल है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई, 1945 के बाद। उन देशों का महत्व काफी बढ़ गया जिस देश के पास क्या है, तेल है। विकसित देशों ने तेल की खपत को पूरा करने के लिए क्या किया, समुद्री मार्ग पर सेना तैनात की। विकसित देश कौन से है, जैसे अमेरिका, जापान, इन्होंने क्या किया, समुद्री मार्गों पर सेना तैनात कर दी, यानी तेल को लेकर। अब बात करते हैं जल संसाधन। पूरी दुनिया के लिए पानी एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। ये सभी को पता है कि पूरी दुनिया के लिए जल है वो क्या है, एक आवश्यक या अति महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जल के बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। दुनिया में हर क्षेत्र में स्वस्थ जल समान रूप से वितरित नहीं है। यानी हम जानते हैं कि दुनिया में हर क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में हर जगह स्वस्थ जल उपलब्ध होना संभव नहीं है, समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं पे स्वस्थ है तो कहीं पे गंदा पानी भी उपलब्ध है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जल संसाधन को लेकर 21वीं सदी में अनेक देशों के बीच झगड़े हो सकते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 21वीं सदी में जल को लेकर बहुत सारे देशों के बीच क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इस जीवनदायी संसाधन, जल क्या एक जीवन देने वाला संसाधन है, जीवनदायी संसाधन को लेकर जो हिंसक संघर्ष होने की संभावना है उसे विद्वानों ने कौन सा युद्ध का है, जल युद्ध का है। यानी विद्वानों ने इस युद्ध का नाम क्या रख दिया, जल युद्ध। जल को लेकर जो लड़ाई होगी उसका नाम ही क्या रख दिया, जल युद्ध रख दिया है। अब जल संसाधन विवाद, बात करते हैं जल संसाधन विवाद पर। 1950 तथा 60 के दशक में 1950 से 60 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ। जल संसाधन को लेकर इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी, जॉर्डन नदी तथा यारमुक नदी से पानी के बहाव की दिशा को मोड़ने की क्या की कोशिश की थी। वर्तमान में तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर एक दूसरे से क्या बनी हुई है, तनातनी बनी हुई है। यानी 1950 से 60 के दशक के बीच में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच क्या हो गया, संघर्ष हो गया। जॉर्डन और यारमुक नदी का जो जल है उसका बहाव कौन से देश की ओर होगा उसको लेकर क्या हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, संघर्ष हो गया, दिशा मोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वर्तमान में तुर्की और सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध को लेकर भी क्या हुआ है, तनातनी बनी हुई है। यानी तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर क्या बनी हुई है, तरातरी बनी हुई है या तनातनी बनी हुई है, एक दूसरे के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे तेल संसाधन के बारे में, यानी तेल के बारे में। तेल कौन से देश से निकलता है, कौन से यानी देश का अधिकार है तेल पर, विकासशील देशों का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, विकसित देशों का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों आगे हम बात करते हैं तेल भंडार। तेल भंडार 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर निर्भर रही। पेट्रोलियम के कारण कई सारे युद्ध और संघर्ष हुए। यानी 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोल पर निर्भर रही। पेट्रोलियम के कारण बहुत सारे संघर्ष और युद्ध हुए। खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। यानी खाड़ी क्षेत्र है वो पेट्रोलियम का 30% मुहैया कराता है। यानी तेल उत्पादन में इसका योगदान खाड़ी क्षेत्रों का 30% है। इस क्षेत्र में विश्व के कुल तेल भंडार का 64% भाग मौजूद है। जबकि खाड़ी क्षेत्र में तेल क्षेत्र है वो तेल भंडार है वो कितने हैं, 64% भाग मौजूद है। जिस कारण ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में तेल की मांग में ज्यादा बढ़ोतरी होने पर यही पूर्ति कर सकते हैं। यानी भविष्य में ऐसा कभी हुआ कि तेल की मांग ज्यादा हुई या बढ़ोतरी ज्यादा हुई तो उसकी पूर्ति है वो खाड़ी क्षेत्र कर सकता है। दुनिया को परिवहन के लिए, यानी परिवहन के साधनों के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी परिवहन के लिए जो ऊर्जा खपत होती है वो पेट्रोलियम से ही पूर्ति की जाती है। दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसका 95% भाग पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। यानी लगभग कितना, 95% भाग है जो ऊर्जा है वो पेट्रोलियम द्वारा ही पूर्ण होती है। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के ढांचे पर टिकी है। यानी पूरी औद्योगिक दुनिया वो किस पर टिकी है, पेट्रोलियम पर ही टिकी है। हालांकि जमीन के नीचे अभी अरबों बैरल तेल संरक्षित है। यानी जमीन के नीचे क्या है, अरबों बैरल तेल संरक्षित है।
बैरल यानी एक बैरल में 159 लीटर तेल पाया जाता है। लगभग 159 लीटर, एक बैरल है वो 159 लीटर के बराबर होता है। फिर भी तेल को लेकर कई देशों के बीच क्या है, विवाद है। यानी अरबों लीटर तेल है वो जमीन के नीचे अभी भी सुरक्षित या संरक्षित है। फिर भी दुनिया में क्या है, पेट्रोलियम को लेकर, तेल को लेकर कई देशों के बीच क्या है, विवाद है। सऊदी अरब तेल भंडार। अब बात करते हैं सऊदी अरब तेल भंडार। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। यानी सऊदी अरब देश के पास तेल भंडार का कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 भाग सऊदी अरब के पास है मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यानी सऊदी अरब है वो विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब के बाद हम बात करेंगे इराक का तेल भंडार। यानी इराक में तेल भंडार कितना मौजूद है। सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर इराक के पास तेल भंडार है। यानी सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, इराक। इराक के पास सर्वाधिक तेल भंडार है सऊदी अरब के बाद। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। यानी इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर क्या नहीं हुई है, खोजबीन नहीं हुई है। यदि ये खोजबीन पूर्ण हो जाती है तो इराक सऊदी अरब से आगे निकल जाएगा। यानी तेल भंडारों में प्रथम स्थान पर कौन आ जाएगा, इराक आ जाएगा। लेकिन अभी कौन है, सऊदी अरब है। एक नंबर पर सऊदी अरब है, दो नंबर पर कौन है, इराक है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से भी क्या है, अधिक है। यानी इराक का तेल भंडार है वो 112 अरब बैरल से भी क्या है, अधिक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बैरल बराबर लगभग कितना होता है, 159 लीटर। तो 112 अरब को 159 लीटर से गुणा करके देख लो, इराक के पास इतना तेल होने की क्या है, संभावना है। अब हम बात करते हैं मूलवासी तथा उनके अधिकार। मूलवासी कौन है, उनके अधिकार क्या है। यूएनओ के अनुसार बात करते हैं, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ऐसे लोगों को मूलवासी कहा जाता है जो लंबे समय से किसी देश में निवास कर रहे हैं। यानी वे लोग जो लंबे समय से किसी देश में क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तथा बाद में उन्होंने दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। यानी दूसरी संस्कृति को अपना लिया तथा जातियों ने उनको अपने अधीन बना लिया। उन लोगों को उस देश का क्या कहा जाता है, मूलवासी कहा जाता है। साथियों, हमने अध्याय 6 का संपूर्ण यानी सबसे आसान भाषा में सरल एवं सटीक विश्लेषण किया है। यदि आपको हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।